जय माता दी मित्रों, नमस्कार। आज भक्ति काल हम लोगों का समाप्त हो गया है दृष्टि से। अब चलेगा रीति काल। तो रीति सिद्ध काव्य पढ़ के उसके बाद हम सामान्य परिचय डालेंगे, ठीक है, क्योंकि आज इसी से टेस्ट है, रीति सिद्ध से। तो देखते हैं, रीति सिद्ध काव्य मानसिकता के स्तर पर रीतिबद्ध काव्य के समान ही है। तो रीति सिद्ध काव्य जो है ये मानसिकता के स्तर पर रीतिबद्ध काव्य के समान ही है। इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो हमें ध्यान देना है कि किस धारा के कवि जो हैं ये काव्य शास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो रीति सिद्ध धारा के हैं, ठीक है। तो क्या है कि इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए, केवल कविताएं लिखी हैं। तो रीति सिद्ध के कवि जो हैं केवल कविताएं लिखे हैं, पर ये कविताएं वस्तुतः काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर ही लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये काव्य शास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए हैं रीति सिद्ध धारा के जो कवि हैं, लेकिन ये केवल कविताएं लिखे हैं। पर ये कविताएं तो लिखे हैं लेकिन काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर लिखे हैं, ठीक है। राजाओं की प्रशस्ति और श्रृंगार की केंद्रीयता जैसी जो विशेषताएं रीति काव्य में है वे इस काव्य धारा में भी है। तो बता रहे हैं कि जो राजाओं की प्रशस्ति और श्रृंगार की केंद्रीयता जैसी जो विशेषताएं रीति काव्य में है वे इस काव्य धारा में भी है। मतलब रीति काव्य में जैसे राजाओं की प्रशस्ति है और श्रृंगार की केंद्रीयता है, वैसी ही विशेषता इस काव्य धारा यानी रीतिबद्ध के काव्य धारा में भी है। बिहारी, सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो कौन कौन रीति सिद्ध में आता है? बिहारी सिद्ध में आते हैं, सेनापति आते हैं, बेनी भी आते हैं और कृष्ण कवि भी रीति सिद्ध में आ जाएंगे। कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश ये सब रीति सिद्ध काव्य धारा में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सेनापति को देखते हैं। सेनापति उन्हें रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि माना गया है। तो किसे? सेनापति को रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि माना गया है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया था। ये कौन कह रहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये प्रश्न बनता है कि किसका है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी। सेनापति के काव्य में श्लेष चमत्कार देखने को मिलता है। तो श्लेष चमत्कार सेनापति के काव्य में देखने को मिलता है। अब देखते हैं बिहारी इस काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। बिहारी जो हैं इस धारा के रीति सिद्ध धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। बिहारी का समय मुगल शासन के वैभव का काल माना जाता है। अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक उनका जीवन काल फैला है। तो बिहारी का जीवन काल कब से कब तक है? तो बिहारी का समय मुगल शासन के वैभव काल से लेकर अकबर शासन के अंतिम दिनों तक फैला है और अकबर शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक उनका जीवन फैला है। बिहारी के गुरु नरहरिदास थे तथा ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी के गुरु का क्या नाम था? तो बिहारी के गुरु का नाम नरहरिदास था। बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की है। बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। सतसई कवि हालकृत गाथा सप्तशती प्राकृत तथा गोवर्धनाचार्यकृत आर्य सप्तशती संस्कृत की परंपरा की ही रचना है, जिसमें कुल 700 छंद होते हैं। कितने? 700 छंद होते हैं। बिहारी सतसई में 713 छंद हैं। तो बिहारी ने केवल एक ही काव्य ग्रंथ की रचना की है जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। सतसई कवि हालकृत गाथा सप्तशती ये प्राकृत में लिखा है। गोवर्धनाचार्यकृत आर्य सप्तशती
ये संस्कृत की परंपरा की ही रचना है, जिसमें कुल 700 छंद होते हैं। बिहारी सतसई में 713 छंद हैं। अमरूक कृत, अमरूक शतक संस्कृत का प्रभाव भी बिहारी सतसई पर माना जाता है। अमरूक कृत, अमरूक शतक संस्कृत का प्रभाव भी बिहारी सतसई पर माना जाता है। कृपाराम कृत हित तरंगड़ी को हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो ये कृपाराम का जो हित तरंगड़ी है, हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न बन सकता है कि हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हित तरंगड़ी है। हित तरंगड़ी किसका है? तो ये कृपाराम का है। सतसई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी कि सतसई शब्द का अर्थ बिहारी सतसई हो गया। सतसई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी कि सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गया। इनकी कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है, यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस कथन से पता चलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इस कथन से पता चलता है। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं है, ये कथन ग्रियर्सन का है। तो ये पूछा जाता है कि किसने कहा है बिहारी के विषय में कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं है। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। बिहारी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि कहा है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि बिहारी को किसने रसवादी कहा और किसने ध्वनिवादी कहा। तो डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी कहा और बिहारी को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? तो रसवादी कहा। बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ तथा रेवरेंड एडविन ग्रिब्ज ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। तो देखिए, बिहारी को किसने पीयूष वर्षी मेघ कहा? तो राधाचरण गोस्वामी ने कहा। और किसने चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा बिहारी को? तो रेवरेंड एडविन ग्रिब्ज। ठीक है, तो एडविन ग्रिब्ज। बिहारी बहुत चतुर थे, ग्रिब्ज पे बैठ के अपनी रचनाएं करते थे। तो हमें याद हो जाएगा कि एडविन ग्रिब्ज को हम ब्रिज बना देते हैं और ब्रिज पे बैठ के बहुत चतुरतापूर्वक की अपनी रचनाएं करते थे। तो हमें याद आ जाएगा कि बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता किसने कहा? तो ये ग्रिब्ज को ब्रिज बनाए थे, तो ग्रिब्ज ने कहा था, रेवरेंड एडविन ग्रिब्ज ने कहा है। ठीक है, फिर देखते हैं। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा। क्या कहा? शक्कर की रोटी कहा। किसने? पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को क्या कहा? शक्कर की रोटी कहा। मिश्र बंधुओं ने देव बड़े की बिहारी बहस में बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो मिश्र बंधुओं ने देव बड़े की बिहारी, इस बहस हुआ, मिश्र बंधुओं ने देव बड़े कि बिहारी बहस हुआ, तो बहस में बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो प्रश्न बन सकता है कि देव बड़े कि बिहारी में किसने बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया? तो ये मिश्र बंधु थे। ठीक है, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कवि का प्रभाव माना जाता है। तो बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक टीकाएं लिखी गईं। तो रामचरितमानस के डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में सर्वश्रेष्ठ बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या कर रहे हैं कि हिंदी में रामचरितमानस के पश्चात अगर किसी में सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई तो बिहारी सतसई पर लिखी गई और बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख मिलता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये कौन कहता है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में वर्णित बिहारी सतसई की टीका। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में वर्णित जो है बिहारी सतसई की टीका।
रिकॉर्डिंग ही नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया। बड़ी समस्या है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, कहाँ छिप गए जी, मिल ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया, कैसे क्या करूं। ये रहा काला है, काला में रिकॉर्डिंग है, छिप जाता है एकदम, बड़ी समस्या होती है ढूंढने में। चलिए मिल गया, छिप जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में वर्णित बिहारी सतसई की टीकाएं देखते हैं। ठीक है, टीकाकार जो है कृष्ण कवि टीका लिखा है कृष्णलाल की टीका। तो कृष्ण कवि ने कौन सा टीका लिखा है बिहारी सतसई पे, तो अपने नाम के आगे ही कृष्णलाल की टीका, और प्रत्येक दोहे का कविता में विवेचन किया है। इसमें प्रत्येक दोहे में कविता में विवेचन। सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका लिखा है। बिहारी सतसई पे दोहा छंद में विवेचन है, तो सूरत मिश्र अमर चंद्रिका। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखा है टीका बिहारी सतसई पे टीका लल्लू लाल ने। लाल तो लल्लू लाल है तो लाल चंद्रिका लिखे हैं, और ये ब्रज भाषा गद्य में विवेचन है इसका। प्रभुदयाल पांडे के टीका लिखे हैं, और खड़ी बोली हिंदी में लिखे हैं। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास ये बिहार नाम से लिखते हैं टीका, और रोला छंद में विवेचन है। तो ये देखिए पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है कि अंबिका दत्त व्यास का जो बिहार लिखे हैं वो किस छंद में है, तो ये रोला छंद में है। ठीक है, रोला छंद में है। पदम सिंह शर्मा इन्होंने संजीवनी भाष्य लिखा है। पदम सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य लिखा है। विवेचन में तुलनात्मक प्रवृत्ति का प्रयोग हुआ है। इनके संजीवनी भाष्य विवेचन में तुलनात्मक प्रवृत्ति का प्रयोग हुआ है। आनंदी लाल शर्मा ये फिरंगे सतसई लिखते हैं। आनंदी लाल शर्मा फिरंगी सतसई लिखते हैं, फिरंगे सतसई। और तो फिरंगे हैं तो फारसी भाषा में, फ से फिरंगे, फ से फारसी। तो आनंदी लाल शर्मा का फिरंगी सतसई है और ये फारसी भाषा में है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर लिखते हैं टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर, और ये खड़ी बोली हिंदी में है। क्या है, खड़ी बोली हिंदी में है जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर। पठान सुल्तान ने बिहारी के दोहों पर अच्छी कुंडलियां लिखी हैं। तो किसने बिहारी के दोहों पर अच्छी कुंडलियां लिखी हैं, तो ये पठान सुल्तान है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रमाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर 1921 में लिखा गया है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रमाणिक टीका किसने लिखा है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है बिहारी रत्नाकर नाम से 1921 ईस्वी में। और किसके अनुसार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती श्रृंगार से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी शीर्षक से उर्दू में बिहारी सतसई का अनुवाद किया है। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं, क्या दिया है कि पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में लिखा है। तो श्रृंगार सप्तशती किसका है, तो पंडित परमानंद का है, और शीर्षक ये संस्कृत में लिखा है। जो श्रृंगार सप्तशती है वो पंडित परमानंद ने संस्कृत में लिखा है, और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ये गुलदस्त बिहारी लिखते हैं। तो किस गुलदस्त बिहारी शीर्षक से उर्दू में बिहारी सतसई का अनुवाद करते हैं। तो बिहारी सतसई का अनुवाद उर्दू में कौन करता है, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम। किस नाम से, तो गुलदस्त बिहारी नाम से करते हैं। ठीक है, भारतेंदु ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद की रचनाएं की हैं। तो कुंडलियां छंद की रचनाएं बिहारी के दोहों पर किसने किया है, तो भारतेंदु ने किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रमुख रीति सिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो रीति सिद्ध में सेनापति आते हैं ना, सेनापति। तो देखते हैं सेनापति ने कवित रत्नाकर लिखा है। सेनापति का कवित रत्नाकर है, और इनका काव्य कल्पद्रुम है। इनका जन्म होता है 1589 में।
1589 में सेनापति का जन्म होता है। इनकी 2 रचनाएं हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो कवित रत्नाकर में राम कथा का वर्णन है और 5 तरंगे हैं कवित रत्नाकर में, 394 छंद हैं। तो हमें याद रखना है कि कवित रत्नाकर किसका वर्णन है, सेनापति का। तो कवित रत्नाकर जो है राम कथा का वर्णन है और इसमें 5 तरंगे हैं। छंद कितने हैं, तो 394 छंद है, ठीक है। और जो काव्य कल्पद्रुम है सेनापति का, ये रीति ग्रंथ है, रीति ग्रंथ है। काव्य कल्पद्रुम ये रीति ग्रंथ है। अब बिहारी आते हैं। बिहारी का जन्म होता है 1595 में। 1589 सेनापति हैं और 1595 में बिहारी। 1663 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने सतसई लिखा, ठीक, सतसई लिखा। दोहा छंद में रचित मुक्तक काव्य श्रृंगार, नायिका भेद, रीति, गूढ़ आदि पर सुंदर दोहे लिखे हैं। किसमें, सतसई में। कुल 719 दोहे हैं, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। तो कुल अगर पूछे तो 719 दोहे हैं कवि ये सतसई में बिहारी के। लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार अगर पूछे कि दोहों की संख्या कितनी है, तो 713 मानी है। और 713 में से लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक है। देखिए 713 में जो है 600 तो श्रृंगारिक हो गए। कितने, 600 श्रृंगारिक हो गए। अब आते हैं रसनिधि। रसनिधि इनका नाम है पृथ्वी सिंह। रसनिधि का ही नाम है पृथ्वी सिंह। रसनिधि का जन्म होता है 1603 में और रीति सिद्ध कवि हैं। 1660 में मृत्यु हो जाता है। तो रसनिधि या पृथ्वी सिंह ने रतन हजारा लिखा और रसनिधि लिखा। दो लिखे हैं इधर, रतन हजारा और रसनिधि। अन्य रचनाएं इनका है रसनिधि का विष्णुपद कीर्तन, गीति संग्रह, कवित, बारहमासा, हिंडोला, अरिल। ये रसनिधि या पृथ्वी सिंह का रचनाएं हैं। तो देखते हैं जो रतन हजारा लिखे हैं इसमें क्या है। तो रतन हजारा में बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित दोहा संग्रह है। रतन हजारा जो लिखे हैं ना, वो बिहारी सतसई के अनुकरण पर ही लिखे हैं दोहा संग्रह में। और अधिकांशतः इसमें नीति, श्रृंगार एवं भक्ति परक दोहे हैं। तो रतन हजारा में कैसे दोहे हैं, तो नीति और श्रृंगार एवं भक्ति परक दोहे हैं, ठीक है। रसनिधि क्या है, तो रसनिधि में इस रचना पर फारसी का प्रभाव है। तो रसनिधि जो लिखा है रसनिधि ने, इस पर किसका प्रभाव है, तो फारसी का प्रभाव है, ठीक है। और इनका विष्णु कीर्तन भी है रसनिधि का। विष्णु कीर्तन, गीति संग्रह, कवित, बारहमासा, हिंडोला, अरिल है। अब आगे देखते हैं कौन सा है। हठी जी को देखते हैं। हठी जी का जन्म 1780 में होता है, ठीक। हठी जी 1780 में होता है इनका जन्म, हठी जी का। और राधा सुधा शतक, तो राधा सुधा शतक हठी जी का है। और राधा सुधा शतक में क्या है कि राधा का चित्रण है, 103 छंद हैं, कवित सवैया में है, ठीक है। राधा का चित्रण है राधा सुधक में, 103 छंद हैं और एक कवित सवैया में लिखा है। और इसमें राधा के वर्णन में राजसी, ठाठ बाट तथा विलास का चित्रण है, ठीक है। राधा का वर्णन है, राजसी, ठाठ बाट है और ठाठ बाट तथा विलास का चित्रण है। किसमें, राधा सुधा शतक में। निप शंभु आते हैं। निप शंभु 1657 में इनका जन्म होता है, निप शंभु का। और निप शंभु नक्सिक लिखते हैं। नक्सिक अन्य रचनाएं है बुद्धभूषण, संस्कृत में है। तो नक्सिक नृप का नृप है मतलब राजा हैं, शंभु राजा हैं, नृप शंभु नक्सिक लिखते हैं। और फिर बुद्ध को भूषण पहनते हैं नृप शंभु, संस्कृत में। नायिका भेद 7 शतक है इसमें, ठीक है। जो नक्सिक है और एक इनकी बुद्ध रचना बुद्ध भूषण है, संस्कृत में है। तो जो बुद्ध भूषण है उसमें नायिका भेद है और 7 शतक है। नेवाज का जन्म 1680 में होता है। नेवाज का जन्म कब होता है, 1680 में होता है। इन्होंने शकुंतला नाटक लिखा है। नेवाज ने शकुंतला नाटक लिखा है। और नाटक ये देखिए इसका विधा पूछ सकता है कि शकुंतला नाटक जो नेवाज ने लिखा है, शकुंतला नाटक नाम ही है तो नेवाज का है, ये किस विधा है, क्या विधा है, ये नाटक है या उपन्यास है या काव्य है। तो हमें ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये शकुंतला नाटक जो है नाटक नहीं है, ये नाटक न होकर काव्य ग्रंथ है, ठीक है। ध्यान देना है, काव्य ग्रंथ है।
और डॉक्टर नगेंद्र का कथन है ये। दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा है। किस में लिखा है? तो दोहा, चौपाई, सवैया में लिखा है शकुंतला नाटक। अब राम सहाय दास ककहरा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? ककहरा। तो राम सहाय ने ककहरा लिखा है और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह अखरावट के ढंग का ककहरा है। जो ककहरा लिखा है तो राम सहाय ने, ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये ककहरा जो है अखरावट के ढंग पर लिखा हुआ है। विक्रमादित्य का है विक्रम सतसई ब्रजलीला। दो रचनाएं हैं, विक्रम सतसई और ब्रजलीला किसका है? विक्रमादित्य का है। पजनेश का जन्म 1815 ईस्वी में होता है। तो पजनेश प्रकाश लिखा है इन्होंने। और इनकी है नखशिख। तो पजनेश को हम ये पायजेब बनाते हैं तो नखशिख अच्छा लगता है पायजेब पहनने में। मधुर प्रिया आवाज़ आती है ना पजनेश पहन के चलते हैं, तो मधुर प्रिया और तथा संपुट छंद है। तो पजनेश प्रकाश में पजनेश की फुटकल कविताओं का संग्रह है। ठीक है, फुटकल कविताओं का संग्रह है पजनेश प्रकाश में। एक हठी जी यहाँ पे नहीं दिया था ना, हठी जी हर पढ़े तो हैं हम लोग। राधा सुधा शतक था। तो रीतिबद्ध जो हैं ये समाप्त हुए, कल पढ़ेंगे। रीति सिद्ध पढ़े हैं ना, हाँ रीति सिद्ध पढ़े हैं। अब रीति मुक्त और रीतिबद्ध बचा है और सामान्य परिचय का एक क्लास डालेंगे अभी। तो आप लोगों का धन्यवाद। रीति सिद्ध में कितने कवि आते हैं ये भी देख लीजिएगा आप लोग, तैयार हो जाएगा आप लोग। तो मुख्य तो सेनापति बिहारी हैं, कृष्ण कवि, सूरत, लल्लू लाल, अंबिका दत्त। एक छोटा सा शॉर्ट्स बना के डाल देंगे कि कौन कौन आता है रीति मुक्त में, कौन कौन कवि आते हैं, रीति सिद्ध में आते हैं, कौन मुक्त में आते हैं, कौन बद्ध में आते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों आप लोगों का। जय माता दी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसी क्लास है अब। ठीक है, जय माता दी।